हाय लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समर्थ पांडे। यू कैन सी माय इंफॉर्मेशन इन द स्लाइड। आई विल बी टेकिंग इंडियन पॉलिटी एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम इलेक्टोरल सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, तो आज डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हम इलेक्शन इन इंडिया रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेसेस, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बॉडी को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के और भी पार्ट आएंगे, तब जाकर के ये टॉपिक कंप्लीट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस है, कौन कौन से आर्टिकल हैं जो रिगार्डिंग द इलेक्शन बात करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल है आर्टिकल 324। ये बात करता है सिंगल ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन की। जी हाँ, सिंगल ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन मतलब कि एक ऐसी बॉडी होगी जिसे इलेक्शन कमीशन हम कहते हैं, फॉर कंडक्टिंग द फेयर एंड फ्री इलेक्शंस इन इंडिया। और ये ऑटोनोमस होगी। ऑटोनोमस का मतलब है इसकी वर्किंग को कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गन इम्पैक्ट नहीं करेगा। ऑटोनोमस का मतलब ये नहीं कि आर्बिट्ररी होगी, बट रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए इसके एक्शंस ये अपना इस पे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स का इम्पैक्ट नहीं होगा। सिंगल का मतलब ये है कि चाहे स्टेट के इलेक्शन हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी के इलेक्शन हो या सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी के इलेक्शन हो, इन सब का ही कंडक्ट कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन करवाएगा। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 325। ये कहता है प्रिपरेशन ऑफ सिंगल इलेक्टोरल फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, यूनियन एज वेल एज स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये पावर देता है एक्चुअली इलेक्शन कमीशन जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक सिंगल इलेक्टोरल रोल डिफाइन कर। सिंगल इलेक्टोरल रोल का मतलब है वोटिंग लिस्ट। एक वोटिंग लिस्ट बनाई जाएगी वोटर्स के, और सिंगल का मतलब ये है कि डिफरेंट इलेक्टोरल रोल्स नहीं होंगे कि इस कास्ट के लिए अलग इलेक्टोरल रोल हो, उसी एक ही लिस्ट में फिर चाहे कोई अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, रिच पुअर, किसी भी रिलीजन से हो, उन सबका नेम, उन सभी वोटर्स का नेम उसी लिस्ट में मेंशन होगा। स्टेट और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की अपनी वोटर लिस्ट होगी, चाहे वो स्टेट के इलेक्शन हो चाहे यूनियन के इलेक्शन हो। The article next is Article 326. It talks about the right of universal adult suffrage. Universal adult suffrage is the right of vote, right to vote. कि एक पर्सन, एक इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 प्लस हो, उसको वोटिंग राइट्स है। ठीक है, और हर किसी को है, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। यूनिवर्सल का मतलब ही यही है। यूनिवर्सल मींस प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, एजुकेशन, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। आप किसी भी क्लास के हो, आप किसी भी रिलीजन के हो, आप अपर क्लास के हो, आप रिच क्लास के हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट पैरोकियल कंसिडरेशन, सबको ये वोटिंग राइट, बस इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये राइट प्रोवाइडेड है, राइट टू वोट, की वो अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकता है। ठीक है, हालांकि कैन बी डिस्क्वालीफाइड, इसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है बाय एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन, लॉ पास करके ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनसाउंड माइंड, नॉन रेजिडेंस, क्रिमिनल, करप्ट, इलीगल प्रैक्टिसेस, इस तरीके के। बट अपार्ट फ्रॉम लॉ इन जनरल ये वो राइट टू वोट हर किसी को प्राप्त है। नेक्स्ट प्रोविजन इज आर्टिकल 327। ये आर्टिकल पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो इलेक्शंस को लॉ बना करके रेगुलेट कर सके। फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल रोल्स बनाने की प्रोसेस क्या होगी? डिलिमिटेशन का मतलब है कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको बड़ा करना है, उसको छोटा करना है, दैट इज कॉल्ड एज डिलिमिटेशन। तो इस तरीके के जो भी रेगुलेशंस हैं वो पार्लियामेंट लॉ बना करके कर सकती है, और पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो यूनियन के इलेक्शन के लिए भी लॉ बना सकती है और किसी स्टेट इलेक्शन के लिए भी लॉ बना सकती है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 328। आर्टिकल 328 में स्टेट के जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उनको ये पावर दी गई है, उनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को ये पावर दी गई है, स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दी गई है कि वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन को लॉ बना करके रेगुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उस एरिया में पार्लियामेंट यानी यूनियन के द्वारा कोई भी लॉ बनाया ना गया हो। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि 327 हैज अ अपर हैंड ऑन आर्टिकल 328। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 329। ये बेसिकली जो इलेक्टोरल मैटर्स हैं, इलेक्शन कमीशन के मैटर्स में कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी के इंटरफेरेंस को प्रोहिबिट करता है।
मैंने पहले ही बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक ऑटोनमस बॉडी है, तो गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन उसे इम्पैक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बॉडी है इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहली बात ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसका क्रिएशन बाय द वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही है। सो आर्टिकल 324 क्लॉज 1 के अंतर्गत सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, कि इलेक्टोरल रोल जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है उसमें उसको उसकी सुपरिटेंडेंस, उसकी डायरेक्शन और उसका कंट्रोल सब किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। और ये चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हो या यूनियन लेजिस्लेचर के लिए हो, कहीं का भी इलेक्शन हो, ये पावर्स किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। Next is superintendence, direction, control and conduct of the election or to the offices of president, vice president, union legislature and state legislature। ये पावर भी किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन लेजिस्लेचर के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है और फिर स्टेट्स के भी इलेक्शन कमीशन होते हैं। तो जब स्टेट के इलेक्शन को तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कर रहा है, तो उनकी ज़रूरत क्या है? उनकी ज़रूरत है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ लोकल अर्बन गवर्नमेंट एंड लोकल रूरल गवर्नमेंट। जो स्टेट के नीचे की जो गवर्नमेंट है उनके जो इलेक्शंस होते हैं उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। बट यूनियन के इलेक्शंस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज के जो इलेक्शन होते हैं उन्हें कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ईसीआई जो बॉडी है, इसका कंपोजिशन क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और उसके साथ में इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होगा और इलेक्शन कमिश्नर्स के जो नंबर है, कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दे रखी है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट को जितने इंपॉर्टेंट लगे उतने इलेक्शन कमिश्नर वो अपॉइंट कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। अगर इस रिगार्ड में अगर कोई पार्लियामेंट का लॉ है तो वो भी प्रिवेल होगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ में नंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर जितनी ज़रूरत हो या फिर पार्लियामेंट ने अगर लॉ बनाया हो तो उतने। और अभी प्रेजेंट का जो केस है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और साथ ही साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देखें तो ये अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और ये एक्ट एज अ चेयरपर्सन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा इलेक्शन कमिश्नर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल अभी के केस में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो जो वो बॉडी बनती है, उसका जो कमीशन बनता है, उसका चेयरपर्सन कौन होता है, उसे हेड कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसे हेड करते हैं। ठीक है, देन रिमूव्ड इन अ मैनर एज अ सुप्रीम कोर्ट जज इज रिमूव्ड। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी मैनर में, उसी प्रोसेस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जाता है। देन सर्विस ऑफ कंडीशंस कैन नॉट बी चेंज आफ्टर अपॉइंटमेंट। कि जो सर्विस ऑफ कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो सैलरी है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता अपॉइंटमेंट के बाद में, बट हाँ सैलरी बढ़ाई जा सकती है बट कम नहीं की जा सकती। ये प्रोविजन बेसिकली इसलिए है टू मेंटेन द इम्पार्शियलिटी, कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इनको प्रेशराइज ना कर सके। इनका जो टर्म होता है वो या तो 6 ईयर होता है, 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो जाए। और आफ्टर रिटायरमेंट के बाद ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें नहीं बताया, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो ऑफिस है जिसमें अपॉइंटमेंट, रिमूवल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, प्लस साथ ही साथ कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है। और जो इनका स्टेटस होता है, जो इनके प्रिविलेजेस होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होते हैं। ये थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और अब बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर की। तो ये बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये बात ध्यान रखिएगा, जो
चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका जो रिमूवल होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से रिमूव किया जाता है उस तरीके से करते हैं, बट जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका जो रिमूवल होता है वो केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर ही कर दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। इनका भी जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स और 65 एज विच एवर इज अर्लियर, और ये आफ्टर द मतलब एक बार इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद में दोबारा इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकते, बट दे कैन बिकम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक बार बन जाता है वो दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता है, ठीक है। और इनका भी स्टेटस जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होता है, और ये भी उतने ही पावरफुल होते हैं जितना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। बस केवल और केवल इतना अंतर है कि जो उनकी रिमूवल होती है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर हो जाती है, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो रिमूवल है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस प्रोसेस से रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस से रिमूव करते हैं उनको। तो ये डिफरेंस है, बाकी पावर में स्टेटस में दे ऑल आर सेम। और जब कमीशन को कोई डिसीजन लेना होता है तो या तो यूनैनिमिटी से लेते हैं, मतलब सब एक ही रिजल्ट पर सहमत होते हैं, और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो मेजॉरिटी से। सो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल्स, उनके फंक्शंस को देखेंगे और आगे की बात करेंगे रिगार्डिंग द इलेक्शंस इन इंडिया। सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयरिंग, सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करो, उनको शेयर करो। थैंक यू सो मच।